ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड चेन मो क्लब में थी। एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। उसकी नजरें कहानी के हीरो जो जिंग पर जाती है। खुद में सोचती है कि जो जिंग शहर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट इंसान होने के साथ साथ उसकी स्टेप सिस्टर जीजी का भी फियांस है और ये उसका लास्ट चांस है अपना बदला लेने का। अगर जो जिंग उससे फंस गया तो उसका रिवेंज आसानी से पूरा हो सकता है। दैट्स वाई इनोसेंट एक्ट करते हुए वो जॉर्जिंग के सामने जाती है। भोला भाला शकल बना करके उसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। जॉर्जिंग लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होता था। उसका जीजी से शादी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज था। चिन्मो को देख कर उसे याद आता है। चिन्मो की आंखें उस लड़की से मिलती है जो कि उसके बचपन की दोस्त हुआ करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं है। चिन्मो यहाँ पर जॉर्जिंग से हेल्प करने के लिए कहती है, उसे बचाने के लिए कहती है और जॉर्जिंग सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से उसकी मदद करता है क्योंकि चिन्मो की आंखें उस लड़की से मिलती थी। वो चिन्मो को वहां से लेकर के जाता है। दोनों होटल के कमरे में रोमांस कर रहे थे। जोजिंग चिन्मू को कहता है कि तुम बिल्कुल भी अल्कोहल स्मेल नहीं कर रहे हो। जाहिर सी बात है कि तुम यहाँ स्पेशल मोटिव से आए हो, तुम नॉर्मली क्लब तो आए नहीं हो। चिन्मू हंसते हुए कहती है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें ही पटाने के लिए आई थी तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जोजिंग हंसते हुए कहता है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं ऐसी लड़कियों को बिल्कुल भी भाव नहीं देता हूँ जो कि मुझ में कुछ इस तरीके से इंटरेस्टेड होती हैं। चैन से कहती है, और ऐसे लड़के इतनी बकवास तभी करते हैं जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि शायद तुम सच में परफॉर्म नहीं कर पाते हो बेड पर, इसीलिए इतने बहाने बना रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कोई और सही। ये कह के वो वहां से जाने की एक्टिंग करने लगती है। उसने जानबूझ करके जॉर्जिंग को इस तरीके से प्रोवोक किया था ताकि वो उसकी मदद करे। बस ये बात सुनना था कि चेन्मो की प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है। जो जिंग चेन्मो के साथ रोमांस करता है। वो गार्डेनिया की तरह स्मेल कर रही थी। जो जिंग से वो कहती है, इस स्मेल को याद रखना। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं और फिर जो जिंग जब चेन्मो को दोबारा रोकने का कोशिश करता है, दोबारा उसके साथ रोमांस करने के लिए या फिर उसका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, या फिर चिन्मो को कितने पैसे चाहिए उसके साथ रोमांस करने के लिए। चिन्मो हंसते हुए कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुमसे पैसे वैसे नहीं चाहिए। मैं तो बस तुम काफी हैंडसम लगे थे इसी वजह से तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए ऑफर की थी। चलो कम से कम तुमने इस चीज को एक्सेप्ट तो किया, बट आई डोंट थिंक कि अब हम दोनों का मिलना कोई जरूरी है। और नाम जान करके क्या ही करोगे जब दोबारा मिलना नहीं है तो। ऐसे करके वो वहां से निकल जाती है। उसने जानबूझकर के जॉर्जिंग का इंटरेस्ट खुद में बनाए रखने के लिए ऐसा कहा था और सच में वैसा होता भी है। जॉर्जिंग अपने दोस्त को कॉल करके आज वह जिस लड़की के साथ था उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जॉर्जिंग की लाइफ में पहली बार कोई लड़की आई थी जो कि इस तरीके से उसका यूज करके उसके लाइफ से चली गई थी। इस वजह से भी वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था और चेनमो का लुक तो मैटर करता ही था। वहीं चेनमो बाहर निकलती है। उसका प्लान ए तो सक्सेसफुल हो चुका था। वो भी किसी से फ़ोन पर ही बात कर रही थी कि प्लान ए सक्सेसफुल हो चुका है और अब आगे उसे अपने घर लौटना है, यानी अपने डैड के पास, जहाँ पर कि वो उन लोगों से अपनी मॉम की मौत का बदला ले सके। वो ये सोच रही थी कि जो जिंग जब उसे जिजी के घर पर देखेगा तब उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। दूसरी तरफ जो जोजिंग था, वो जब चेन्मो के बारे में पता लगा रहा था, उसका फ्रेंड उसे कह रहा था, तू सच में वन नाइट स्टैंड वाली गर्ल में इंटरेस्टेड है। जोजिंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी उसकी जैसी लड़की तो कभी मेरे लाइफ में आई ही नहीं। उसने जानबूझ करके मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया था। तुम्हें कुछ पता चला? उसका फ्रेंड कहता है, नहीं उसके बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बट अब मुझे लगता है कि तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। तुम्हें याद है तुम्हारी शादी जीजी से सेट की गई है और तुम इसी वजह से यहाँ पर आए हुए थे। चलो रेडी वेडी हो जाओ, अब ससुराल जाने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी के घर वाले आपस में बात कर रहे थे। जीजी कह रही थी कि आपने चेन्मो को क्यों ही बुलाया। उसके डैड कहते हैं कि मेरी मजबूरी है यहाँ पर बुलाना। सबको पता है शहर में कि मेरी दो बेटियां हैं और तुम्हारी शादी वाले दिन अगर मैं दूसरे को नहीं बुलाता तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता। वैसे भी उसकी शादी तो पहले जॉर्जिंग से ही सेट की गई थी और अब वो ब्लाइंड हो चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका पार्टनर तो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा और तुम ज़्यादा बेटर
बेटर ऑप्शन हो। बेहतर होगा कि जॉर्जिंग को तुम फँसा कर के रखो, बस ये एक बार शादी हो जाए। जीजी को तो अपनी ब्यूटी पर काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन कॉन्फिडेंस डाउन तभी हो जाता है, तभी वो चिन्मय को देखती है। चिन्मय यहाँ पर ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी पिछले 10 सालों से, ताकि उसकी फैमिली को लगे कि ओह! ये तो कितनी वीक है, ये तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। और चिन्मय यहाँ पर ब्लाइंड होने की वजह से व्हीलचेयर पर भी आती है। जिसे देख कर के जीजी सोच रही थी कि ये इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। चिन्मय और उसके डैड के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि उसकी मॉम का मौत का ज़िम्मेदार कहीं न कहीं उसका डैड भी था। उन्होंने उससे रिश्ते में चीट भी किया था। इसी वजह से जीजी जो है वो चिन्मय से कुछ ख़ास छोटी नहीं है, और उस समय उसकी मॉम ज़िंदा हुआ करती थी। यहाँ पर चिन्मय और उसके डैड के बीच छोटी-मोटी नोक-झोंक होती है। उसके डैड कहते हैं कि हमने जीजी की शादी के लिए तुम्हें बुलाया है, तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा, अच्छे से बिहेव करना, कुछ भी पंगा नहीं होना चाहिए। चिन्मय मन में सोचती है, हाँ, हाँ, मैं भी तो उसी लिए यहाँ पर आई हुई हूँ। उसके स्टेप मदर जीजी कि माँ चिन्मय की केयर करने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन चिन्मय कहती हो कम ऑन आंटी, कितने ड्रामा करती हो, यही ड्रामा करके तो अब तक तुम इस घर में टिकी हुई हो, लेकिन मेरे सामने ये सारे ड्रामे करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छे से तुम्हें पहचानती हूँ। आफ्टर दैट फाइनली कल का वो दिन आता है जहाँ पर कि जोजी जेजे और उसकी फैमिली से मिलने के लिए आता है। सामने चेन में ऊपर से उसे देख के कह रही थी, आ गया मेरा टारगेट फाइनली। अब देखती हूँ इसका क्या रिएक्शन रहता है। वो लोग खाने के टेबल पे बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में यहाँ पर चेन्मो को बुलाया जाता है। जोजिंग चेन्मो को देख के चौंक जाता है, अरे कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, आज इसे क्या हो गया। उसकी फैमिली चेन्मो का इंट्रोडक्शन कराती है। असल में ये हमारी बड़ी बेटी है, दादी के साथ गाँव में रहा करती है, और ये एक एक्सीडेंट के बाद ब्लाइंड हो चुकी है, उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है। चिन्मय यहाँ पर ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी। वो उठ के जब टेबल पर बैठ रही होती है तो गिरने की एक्टिंग करने लगती है, ताकि जॉर्जिंग आकर के उसे संभाले, और वो करता भी है। जैसे ही वो चिन्मय के करीब जाता है उसे वही गार्डनिया की स्मेल आती है, जिस वजह से कि वो कंफर्म हो पाता है कि हाँ चिन्मय ही वही लड़की है जिसके साथ कि वो इंटीमेट हुआ था। इट मीन्स कि वो एक्टिंग कर रही है। वो लोग खाना खा रहे थे और अंडर द टेबल चिन्मय यहाँ पर जॉर्जिंग के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। अब वो लोग शादी-वादी के बारे में बात कर रहे थे कि अगले कुछ दिनों में जॉर्जिंग और जीजी की शादी होने वाली है। जॉर्जिंग का तो पूरा ध्यान और पूरा इंटरेस्ट चिन्मय पर ही था। चिन्मय खाते हुए ब्लाइंड थी तो उसे एक्टिंग तो करना ही था, तो वो गलती से जो फूड है वो अपने ड्रेस पर गिरा लेती है। उसकी स्टेप मदर उसका केयर करने का एक्टिंग करते हुए कहती है, ओह जीजी तुमने अपना ड्रेस खराब कर लिया, चलो मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करा के लेके आती हूँ। चिन्मय जानती थी कि ये इनका प्लान है। वो जॉर्जिंग की तरफ देखते हुए अपनी माँ के साथ चली जाती है। उसकी जो स्टेप मदर थी वो उसे कमरे में बंद कर देती है और उसे बुली भी करती है। मेरी बेटी की फियांसे को सेड्यूस करने का कोशिश कर रही है, ब्लाइंड होकर के भी इतनी हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे हुई। ऐसे करके वो उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाती है, काफ़ी मार पिटाई भी लगाती है और कमरे में बंद कर देती है। अब चिन्मय को यहाँ पर इनोसेंट तो एक्ट करना था, दैट्स वाई वो खुद को जानबूझ करके प्रोटेक्ट नहीं करती है। अगर वो उनके गार्ड्स डाउन नहीं कराएगी तो फिर वो अपना प्लान कैसे सक्सेसफुल कर पाएगी। उसकी माँ उसे उसी कमरे में बंद करके चली जाती है। काफ़ी देर हो जाता है। जब चिन्मय ड्रेस चेंज करके नहीं आती है तब जॉर्जिंग की उसकी फ़िक्र होने लगती है, और वो कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है। उसकी फैमिली जीजी को कहती है कि जॉर्जिंग घर में पहली बार आया है, जाओ जीजी उसे वॉशरूम दिखा दो। जॉर्जिंग कहता है कि नहीं वो खुद ही खोज लेगा, और वो चिन्मय को ढूंढने के लिए चले जाता है। वो धीरे धीरे करके एक एक कमरा ओपन करके देख रहा था, लेकिन चिन्मय उसे नहीं मिल रही थी। लास्ट में जब एक लास्ट कमरा ओपन करने का कोशिश करता है तो जीजी और उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है, और बहाने से वो लोग जॉर्जिंग को रोकने लगते हैं। जॉर्जिंग समझ जाता है कि ज़रूर ही चिन्मय इसमें होगी, इसीलिए ये लोग इसे खोलने नहीं दे रहे। वो ज़बरदस्ती इस गेट को ओपन करने के लिए बोलता है। डरते डरते जीजी की माँ उस कमरे को ओपन करती है तो सामने चिन्मय बेहोश पड़ी हुई थी। जॉर्जिंग उसे उठा लेता है और इन पर गुस्सा करने लगता है कि ये लोग कैसे चिन्मय का ख्याल रख रहे हैं। इस बात पर उसकी माँ उसे कहती है, असल में मुझे नहीं पता था ये यहाँ कैसे आ गई, मैंने तो घर के मेड को बोल दिया था कि चिन्मय को कमरे में लेके जाने के लिए, ताकि वो ड्रेस चेंज कर सके। अब जॉर्जिंग यहाँ पर चिन्मय को लेकर के जाता है और कहता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे जा रहा हूँ हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए। रास्ते में चिन्मय की तबीयत एक्चुअल में ख़राब तो थी ही, क्योंकि उसकी माँ ने उसे काफ़ी बुली किया था। अंदर कमरे में आग जल रहा था, जिस वजह से पूरा धुआं कमरे में फैला हुआ था। दैट्स वाई चिन्मय यहाँ बेहोशी फील कर रही थी।
डॉक्टर को दिखा कर के आने के बाद वो थोड़ी सैड थी। जोजिंग उसे कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? चिन्मय उसे कहती है ऑब्वियसली मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। एज़ यू नो कि ज़िज़ी मेरी स्टेप सिस्टर है और मैं उसकी शादी इतनी आसानी से तो होने नहीं दूँगी। वैसे भी मेरे फियांसे तो पहले तुम ही थे। और तुमने मुझसे पूछा था ना कि रोमांस करने के बाद तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी पार्टनर बना लो। यानी कि तुम्हारी शादी भले ही होने वाली है जीजी से, मैं वो शादी उस दिन तो खराब करने ही वाली हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन खुद जीजी से शादी तोड़ करके मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो। जॉर्जिन कहता है और वो मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्योंकि मैं तो एक बिज़नेसमैन हूँ और जब तक मुझे फ़ायदा नहीं होता तब तक मैं अपने फ़ायदे के बिना कोई काम नहीं करता। चिन्मय कहती है अब जब मैंने इतना स्ट्रेंथ डिमांड कर ही दिया है तो मैं होप करूंगी कि तुम मेरे इस डेयर मेरे इस करेज को सपोर्ट करोगे और जीजी से शादी नहीं करोगे। वैसे भी वो तुम्हारे लायक नहीं है, सिर्फ वो सरफेस पर अच्छी बनती है। वो एक सांप की तरह है, वो ना तुम्हें कभी भी हर्ट कर सकती है। मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि मैं खुद उसकी स्टेप सिस्टर हूँ। लेकिन जो जिंग ना तो हाँ कहता है चिन्मो का मदद करने के लिए और ना ही ना कहता है। चिन्मो खुद में जॉर्जिन का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए उसके साथ फ्लर्ट करते रहती है और उसके साथ रोमांस करते रहती है क्योंकि वो जानती है कि शुरुआत के कुछ दिन जॉर्जिन को उसकी ब्यूटी में इंटरेस्ट जरूर ही होगा। वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। अपना नंबर जॉर्जिन के फ़ोन में सेव करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अ, मतलब वहीं वेट कर रही थी जाने के लिए, लेकिन तभी जीजी और उसकी माँ यहाँ पर आ जाती है और वो लोग चिन्मो को लेके जाने का कोशिश कर रहे थे। जोजिंग उसे रोकेगा ही नहीं, चिन्मो को यही देखना था। सामने पर तो वो लोग यहाँ पर उसका केयर कर रहे थे। बेटी तुम ठीक तो हो ना? सॉरी हमने थोड़ा सा तुम पर ध्यान नहीं दिया, जीजी पर ज़्यादा फोकस था। चलो अब हम तुम्हें घर लेके चलते हैं। चिन्मो बस वही वेट कर रही थी। अगर जोजिंग ने अभी उसे रोक दिया ना तो यानी कि उसका प्लान बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। वो बस यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी जोजिंग सच में उसे रोकता है और कहता है कि चेनमो का कुछ और चेकअप्स कराना बाकी है जो कि वो कल कराने वाला है। बेटर हो कि चेनमो आज ही घर पर स्टे करे और कल जैसे ही इसका चेकअप हो जाता है वो खुद ही उसे घर पहुंचा देगा। अब जीजी और उसकी माँ से कहती नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ये तुम्हें परेशानी करेगी, ब्लाइंड है, तुम कैसे इसका ख्याल रख पाओगे? जोजिंग उसे कहता है मैं घर पर काफ़ी सारे मेड्स हैं जो कि चिन्मो का ख्याल रख लेंगे, आप लोगों को इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग फ़िलहाल जा सकते हैं। अब उनकी मजबूरी हो जाती है वहाँ पर जाना। चिन्मो ऊपर से सुन रही थी इनकी बातें। जीजी और उसकी माँ थोड़ी परेशान थी कि जो जिंग चिन्मो का इतना फ़िक्र कर रहा है, कहीं उन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है। जीजी की माँ का कहना था अरे वो ब्लाइंड है, वो कर ही क्या लेगी? कुछ दिनों में तुम्हारी और जोजिंग की शादी होने वाली है, इस बात पर तुम फ़ोकस करो, बाकी चिन्मो को छोड़ो, मैं सँभाल लूँगी, उसका क्या करना है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जोजिंग चिन्मो को ढूँढते हुए कमरे में आता है। चिन्मो से कह रही थी कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं करने वाले हो, लगता है कि शायद तुम्हारा मूड बदल गया। जोजिंग उसे कहता है वैसे भी वो ये बोरिंग शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है और थोड़ा सा तुम्हारे आने से एडवेंचर हो रहा है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सिचुएशन का मज़ा थोड़ा ले ही लेता हूँ। चिन्मो और जोजिंग दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं। चिन्मो यहाँ पर अच्छे तरीके से जानती थी कि जोजिंग को खुद में इन्वॉल्व कैसे रखना है। दैट्स वाई वो मोस्टली यहाँ पर जोजिंग से रोमांस करते रहती थी और उसे अपनी असली पर्सनालिटी तो उसने दिखाया ही नहीं था। वो बस जोजिंग का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए बिल्कुल एक नई पर्सनालिटी के साथ उसके सामने आई थी। अगली मॉर्निंग चेनमो के घर वाले जोजिंग को कॉल करके उसके बारे में पूछ रहे थे, तो वो कह देता है कि हाँ हाँ कुछ चेकअप हुआ है। चेनमो की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, वो उन्हें झूठ बोल देता है। चेनमो हंसते हुए कह रही है तुम तो झूठ बोलने में भी काफ़ी माहिर हो, मुझे लगा नहीं था मिस्टर जोजिंग। वो सोच रहा होता है कि चेनमो खूबसूरत तो है, पहले तो वो उस लड़की की वजह से उसकी मदद कर रहा था लेकिन अब वो कहीं ना कहीं चेनमो में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था। शाम में वो उसे क्लब लेकर के जाता है अपने दोस्तों वगैरह से मिलवाने के लिए। वहाँ पर एक और लड़का आया हुआ था जो कि चिन्मो को देख के कर रहा था 1 मिनट, जहाँ तक मुझे पता है उस फैमिली की डॉटर तो ऐसी दिखती नहीं है, तो आखिरकार ये लड़की है कौन? जो जिंग के सच में तुम्हारी फियांसे ही है?
अब यहाँ पर जोजिंग उस लड़के को वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है क्योंकि वो अपनी फ़िलहाल की गर्लफ्रेंड चिन्मू पे कोई कमेंट नहीं पास करने देना चाह रहा था। बाहर वो लड़का गुस्सा होकर के जीजी को कॉल कर देता है और कहता है तुम्हारा फियांसे किसी और लड़की को यहाँ लेके आया हुआ है। जोजिंग और चिन्मू यहाँ क्लब में एंजॉय कर रहे थे लेकिन तब तक जीजी वहाँ पर पहुँच जाती है। चिन्मू कहती है उप्स अब तो तुम्हारी फियांसे यहाँ पर आ गई है जोजिंग अब क्या करोगे। जॉर्जिंग यहाँ पर आज की 2 वाले सीन के जैसा अपना जैकेट खोल करके चिन्मू और खुद को कवर कर लेता है और बाकी का सिचुएशन अपने फ्रेंड को संभालने के लिए बोल देता है। जिजी जॉर्जिंग को ढूंढते हुए यहाँ पर आती है लेकिन जॉर्जिंग उसे नहीं मिल रहा था। अंडर द ड्रेस वो दोनों फ्लर्ट कर रहे थे। चिन्मू कहती है ये तो थोड़ा ज़्यादा ही फ्लर्टिंग हो गया। जॉर्जिंग कहता है डर तुम्हें भी तो नहीं लग रहा ना। यहाँ पे जो उसका फ्रेंड था बाकी का सिचुएशन संभाल लेता है और जीजी को नहीं पता चल पाता है कि इस ड्रेस के अंदर जो जिंग और चेनमो है। उसका फ्रेंड फिलहाल उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो दोस्त यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और वो यहाँ पर तमाशा कर रही है। जीजी के जाते ही चेन्मो वहाँ से निकल के चली जाती है। अगली मॉर्निंग वो अपने कज़न ब्रदर हुओ से मिलती है। दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं थे। हुओ की फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। वो चेन्मो से कहता है कि तुम कब तक जॉर्जिंग से इस तरीके से इन्वॉल्व रहने वाली हो। चेन्मो कहती है जब तक कि मैं जीजी की फैमिली से अपनी माँ का बदला नहीं ले लेती और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करा लेती। हुओ कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम जॉर्जिंग के साथ ऐसे रह रही हो ये काफ़ी रिस्की है। चिन्मो से कहती है दोबारा ऐसा मत कहना। तुम मेरे कज़न ब्रदर की तरह हो, एक बहुत अच्छे दोस्त हो, मेरी मदद कर रहे हो इस सिचुएशन में। अगर इससे ज़्यादा मुझसे डिमांड करोगे तो शायद हम दोनों का मिलना आगे नहीं हो पाएगा। बेचारे हो का दिल टूट जाता है। वो काफ़ी लंबे समय से चिन्मो को पसंद करता था, इसी वजह से उसने उसका इतना बड़ा मदद भी किया था। अब चिन्मो इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकती थी। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने रिवेंज पर ही ध्यान देना था। वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ घर पर जो जिंग चेन्मो के बारे में ही सोच रहा था। उसका फ्रेंड उसे कहता है तुझे सच में चेन्मो में रियल में इंटरेस्ट हो रहा है। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। उसकी पूरी फैमिली का सिचुएशन वो जोजिंग को बताता है किस तरीके से उसकी मॉम के साथ उसके डैड ने क्या चीटिंग किया था, धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी। इसके बाद रिलेशनशिप में भी धोखा करके उन लोगों ने उसे छोड़ दिया था। अब यहाँ पर जोजिंग को चेन्मो के लिए बुरा लगने लगता है। चिन्मो अपनी दादी से मिलने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर वो काफ़ी खुश थी। उसकी दादी ही थी जिसके साथ वो बचपन से लेकर के आज तक रही है। यहाँ पर उसका कज़न ब्रदर हुओ भी था उनके साथ। तभी हम लोग देखते हैं कि जोजिंग को रहा नहीं जाता है। वो चिन्मो को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए सीधे उसके होम टाउन पहुँच जाता है। चिन्मो ने जोजिंग को यहाँ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट जब वो यहाँ पर आता है तो वो थोड़ी सी उसे खुशी ज़रूर महसूस होती है। थोड़ी देर बाद चिन्मो जोजिंग से मिलने के लिए जाती है तो वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करते हुए कहता है वो एक डिज़ाइनर से मेरी बात चल रही थी से डील वील की, इसी वजह से उसने मुझे नेकलेस गिफ्ट किया था। चिन्मो हंसते हुए कहती ओह बट मैंने तो इसे ऑक्शन में देखा था, काफ़ी लेटेस्ट डिज़ाइन है। जोजिंग उसे कहता है नहीं पसंद है तो छोड़ सकती हो। चिन्मो कहती है ये मैंने कब कहा कि मुझे नहीं पसंद है। यहाँ पर जो है वो उसे वो नेकलेस पहनाने के लिए कहती है। जो जिंग उसे वो नेकलेस पहनाता है। चेन मुझसे कहती है कि हम जल्दी ही दोबारा शहर में मिलने वाले हैं। मैं देखती हूँ कि मैं शादी जब तुम्हारी जीजी के साथ खराब करूँगी तो तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। उसे जॉर्जिंग पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, कोई रीज़न नहीं बनता है पूरी तरीके से ट्रस्ट करने का, क्योंकि उसके और जॉर्जिंग के बीच कोई रिलेशन तो नहीं था। वो उसका मदद करेगा या नहीं, नहीं पता था। जॉर्जिंग के जाने के बाद वो यहाँ पर बाहर आता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम जॉर्जिंग को इस वजह से ढूंढ रही हो तो शायद मैं तुम्हें कभी उसके बारे में बताता ही नहीं। चिन्मो कहती है तुम्हें पता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे यही करना पड़ेगा। जीजी और उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए जॉर्जिंग ही एक अंतिम जरिया है जिसकी वजह से मैं ये रिवेंज ले सकती हूँ। बेचारे हो को बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो चिन्मो और उसके बदले के बीच आना नहीं चाहता था। इधर जीजी बहुत ही परेशान हो रही थी जिस तरीके से जोजिंग चेनमो में इंटरेस्ट ले रहा था। उसकी माँ उसे समझाती है बेटा मैंने कहा ना चेनमो तुम्हारी शादी वाले दिन कोई भी तमाशा नहीं कर पाएगी। मैंने सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, बस तुम जोजिंग से शादी करने का प्लान करो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी।
इधर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिजी गुस्से में चेनमो से मिलने के लिए गांव पहुंच जाती है। चेनमो अब भी ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रही थी, स्टिल उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, बहन तुझे खुद पे भरोसा नहीं है, वो फियोंसे तो तेरा है ना, मुझ जैसी गरीब और ब्लाइंड लड़की में वो इंटरेस्ट भला क्यों ही लेगा। जीजी उसे कहती है, वही तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आई हूँ, जितना दूर हो सके जोजिंग से तुम्हें रहना होगा, मेरी उससे शादी होने वाली है। ये धमकी देके वो वहाँ से चली जाती है। चिन्मो स्माइल करके उसे देख रही थी और वो जॉर्जिन को जानबूझ करके कॉल करती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम कहाँ हो। अब उसे जीजी को जेलस भी फील कराना था, दैट्स वाई वो ये सारी चीज़ें कर रही होती है। उस टाइम जोजिंग अपनी शादी के ड्रेसेस को ट्राई कर रहा था। जैसे ही चिन्मो का कॉल आता है, अब भाई बंदी ने बोला है कि वो उससे मिस कर रही है तो जाना तो पड़ेगा ना। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि सुन तू ना मेरे लिए शादी के ड्रेसेस देख ले, वैसे भी मैं शादी तो करने वाला हूँ नहीं, मैं चला अपनी बंदी चिन्मो से मिलने। उसका फ्रेंड समझ गया था मेरा फ्रेंड सच में प्यार में पगला गया है, अब तक सिंगल ही था और प्यार हुआ तो ऐसा हुआ कि अब वो चिन्मो के बिना रह ही नहीं पा रहा है। वो चिन्मो से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो स्मोक कर रही थी। उसने ऐसे चिन्मो को कभी देखा नहीं था, वो चिन्मो को स्मोक करने से रोक रहा होता है। वो उसे कहता है क्या वो सच में उसे मिस कर रही थी? चिन्मो कहती है और नहीं तो क्या। वो जानबूझकर के उसे पूछती है आखिरकार उसकी क्या जगह है जाओ सिंह की लाइफ में। वो चिन्मो को खुद गेस करने के लिए कहता है। वो दोनों रोमांस करते हैं और अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि जीजी शादी के ड्रेसेस वगैरह पहन के तैयार थी, क्योंकि आज उसका और रोजिन का शादी होने वाला था। अब चेनमो को वो भेजता और कहता है कि मैं भी उनकी फैमिली की तरफ से इनवाइटेड हूँ, तो मैं भी शादी में पहुँच रहा हूँ ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। चेनमो वहाँ पे ब्लाइंड होने की एक्टिंग करते हुए जाती है। जोजिन का फ्रेंड उसे लेकर के जाता है उससे मिलने के लिए। जोजिन उसे कहता है तुम ऐसे कपड़ों में शादी में आने वाली हो? चेनमो कहती है हाँ मैं गांव की लड़की हूँ ना उनकी नज़र में, तो मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। जोजिन कहता है नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरा ड्रेस लिया है और तुम वो ड्रेस पहन करके शादी में आने वाली हो। अब चेनमो सोच रही होती है कि चलो ये भी ठीक है, कम से कम जोजिन उसके लिए इतना तो सोच रहा है। अब देखना ये है कि क्या असल में जब वो शादी उनकी क्रैश करेगी तो वो उसका हेल्प करेगा या नहीं करेगा। चिन्मो को वो ड्रेस देता है और कहता है इसे चेंज करके आने के लिए। चिन्मो को वो ड्रेस काफ़ी पसंद आता है। जोजिंग वहाँ से बाहर निकल जाता है। जीजी और उसकी माँ चिन्मो पर नज़र रखे हुए थे, ये बात उसे पता था। चिन्मो जब इसे पहन करके आती है तो वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जीजी और उसकी माँ सोचने लगती है चिन्मो को इतना अच्छा ड्रेस कहाँ से मिल गया। जीजी की माँ उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी बहन यहाँ पर जो है दुल्हन है और तुम ऐसे ड्रेस पहन करके आई हो, चलो मैं थोड़ा तुम्हारा मेकअप वगैरह भी चेंज कर देती हूँ। बहाना करके वो वहाँ से लेकर के जा रही थी, लेकिन जॉर्जिंग उसे रोक लेता और कहता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक है। चैनमो उसे साइड में लेके जाके कहती है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? जॉर्जिंग उसे कहता है नहीं ये ड्रेस काफ़ी महंगा है ना, मुझे लगा ये लोग तुम्हें वापस से परेशान करेंगे और शादी से पहले ही तुम्हारा ड्रेस ख़राब कर देंगे, इसी वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। चैनमो हंसते हुए कहती है डोंट वरी, मैं इस ड्रेस को अपने से भी अच्छे से संभाल करके रखूँगी। अब जॉर्जिंग को असल में चैनमो की फिक्र हो रही थी, देखना ये है कि वो शादी में उसकी मदद करेगा या नहीं करेगा। जीजी की माँ अपनी अंतिम चाल चलती है, वो जीजी को अपना मूड ठीक रखने के लिए कहती है और कहती है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। जीजी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखती है और ये सोचती है थोड़ी ही देर में जोजिंग उसका हस्बैंड बनने वाला है और एक बार अगर जोजिंग से उसकी शादी हो गई तो वो आसानी से चिन्मो को रास्ते से हटा पाएगी। जीजी की माँ कॉल करके अपने बंदे को अपना प्लान चलने के लिए कहती है। इधर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीजी स्टेज पर शादी के लिए जॉर्जिंग के आने का वेट कर रही थी। इधर चिन्मो को धमकी देकर वहाँ से लेके जाया जाता है। वो इशारे से जॉर्जिंग को बताने का कोशिश कर रही थी लेकिन बता नहीं पाती है और उसके साथ जाना उसकी मजबूरी हो जाती है। इधर जॉर्जिंग को शक होता है कुछ तो प्रॉब्लम है, वो अपने फ्रेंड को भेजता है चिन्मो को प्रोटेक्ट करने के लिए। इधर चिन्मो को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कि उसका कज़न ब्रदर भी ड्रग्ड कंडीशन में था। अब वो को फँसाने का प्लान था जीजी की माँ का, उन दोनों को साथ में। अब वो ड्रग की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और चिन्मो उसे ऐसे कंडीशन में छोड़ के जा नहीं सकती थी। वो हुओ को वहाँ से निकालने का कोशिश करती है लेकिन गेट तो नॉक था। थैंकफुली थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जॉर्जिंग का फ्रेंड आ जाता है और वह यहाँ पर चिन्मो और हुओ की मदद करता है। जॉर्जिंग चिन्मो के बाहर आने का वेट कर रहा था और चिन्मो यहाँ पर बाहर आ जाती है। जीजी की माँ ये देख के चौंक जाती है कि सही सलामत इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गई। उसके फ्रेंड को चिन्मो ने कहा था कि तुम हो को पहले लेकर के जाओ हॉस्पिटल, बाकी सब कुछ मैं यहाँ पर संभाल लूँगी। इसी वजह से वो यहाँ पर आसानी से निकल पाई थी।
अब वो यहाँ पर आई थी और ब्लाइंड होने की एक्टिंग भी नहीं कर रही थी। वो सबके सामने जॉर्जिन को किस करती है और कहती है, मुझे मेरा दूल्हा कुछ ज़्यादा ही पसंद है और अब मैं अपने दूल्हे को वापस लेने के लिए आई हुई हूँ। वैसे भी जॉर्जिन की शादी पहले मुझसे होनी चाहिए, तो लीगली ये मेरा हस्बैंड है, ना कि जजी का। और अब वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग भी नहीं कर रही थी, तो उसकी फैमिली ये देख कर के चौंक जाती है। इंटरेस्टिंग बात ये था कि खुद जॉर्जिन भी यहाँ पर चेन्मो की हेल्प कर रहा था और वो उसके साथ वहाँ से जाने के लिए एग्री कर जाता है। जेजे और जोजिंग की शादी यहाँ पर टूट जाती है। फैक्ट तो ये था कि अगर जोजिंग ने इस पॉइंट पर चेन्मो की मदद ना की होती और स्टिल जेजी से शादी करने के लिए वो एग्री कर जाता, तो चेन्मो का पूरा प्लान ही यहाँ पर ख़राब होने वाला था। पर थैंकफुली यहाँ पर चेन्मो का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। जोजिंग चेन्मो को वहाँ से लेकर के जाता है, उनकी शादी टूट जाती है। घर जाकर के जोजिंग चेन्मो का केयर कर रहा था। चिन्मू कहती है, उप्स सॉरी, मैंने तुम्हारा ड्रेस ख़राब कर दिया। डोंट वरी, मैं ना ऐसे ड्राई क्लीन करा के तुम्हें वापस कर दूंगी। तुम्हारा ड्रेस बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। जाओजिंग चिन्मू के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है, बट वो उसे रोकते हुए वहाँ से निकल करके अपने कज़न ब्रदर हुओ से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसने जोजिंग को नहीं बताया था इस बारे में कि वो हुओ से मिलने के लिए जा रही है। हुओ ठीक था, समय से उसे डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया था। वो उसे बताती है कि उसका प्लान तो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अब उसे जोजन से शादी करने की एक्टिंग करनी होगी ताकि वो अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी डाउरी में अपने डैड से ले सके। इसके अलावा और कोई उसका ऑप्शन नहीं है। जोजिन का उसे कॉल आता है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। सॉरी, उसके वो घर पहुँच कर के जोजिंग से पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे कहीं और लेकर के जाता है। उसने शादी का फर्स्ट गिफ्ट चेन्मो को दिया था, उनका वो पुराना घर जिस घर में वो और उसकी मॉम रहा करती थी। ये देखते ही चेन्मो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो जोजिंग को थैंक्स बोलती है और प्यार से उसे किस कर लेती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों ही एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे। जोजिंग को ये शादी तोड़नी थी चेन्मो की नज़र में और चेन्मो को अपना रिवेंज लेना था, लेकिन जोजिंग इस चीज़ को लेके इतना सीरियस हो जाएगा। वो लिटरली उसकी मॉम का घर उसे गिफ्ट कर रहा था। चेन्मो कहीं न कहीं थोड़ा खुश थी, लेकिन उसे पता था कि उसका अगला प्लान क्या होने वाला है। अगले दिन वो यहाँ पर जोजिंग जो है उसे थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन अचानक से चेन्मो को दौरे पड़ने लगते हैं। अपनी मॉम की पेंटिंग वगैरह देख कर के उसे काफ़ी एंग्ज़ायटी अटैक आ रहे थे। जोजिंग उसे देखने के लिए जाता है कि क्या हुआ। चिन्मो उसे कहती है कि मेरी माँ बहुत ही यंग एज में मुझे छोड़ कर के चली गई और वो छोड़ कर के नहीं गई थी, वो डिप्रेशन से गुज़र रही थी। जीजी और उसकी माँ की वजह से इन लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया था और अपने हाथों से मेरी माँ को मारा था। उस समय मैं बहुत छोटी थी और मैं कुछ कर नहीं पाई। मुझे इस बात का पूरा रिवेंज लेना है। जोजिन जानता था कि चिन्मो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका इस्तेमाल करने के लिए ही उसके पास आई हुई है। स्टिल वो पूरे दिल से यहाँ पर चिन्मो से प्यार करने लगा था। अगले दिन चिन्मो से कहती है, अगर मैं लौट कर के आ गई ना, तो हम दोनों ज़रूर ही शादी करेंगे। वो ये कह के वहाँ से निकल जाती है। जोजिन को लगता है, अगर मैं लौट कर के आ गई का क्या मतलब है? क्या वो किसी खतरनाक काम के लिए वापस से जा रही है? वो अपने घर गई हुई थी, जहाँ पर कि उसकी स्टेप मदर पहले तो उसे वापस से बहलाने-फुसलाने के लिए सोच रही थी कि जोजिंग के लिए वो सही नहीं है। लेकिन चेनमो उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहती है, जोजिंग से लीगली मेरी शादी हो रही है और डावरी में मुझे इतने सारे पैसे चाहिए। मेरी मॉम का जितना हिस्सा है इस घर में पूरा चाहिए। और अब तो आप लोगों को पता है कि जोजिंग मेरा बैकअप है और अगर आप लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी करने का कोशिश किया, तो आप लोगों के साथ क्या होगा? एट द एंड उसके फादर को ये बात मानना ही पड़ता है कि ठीक है, वो उसे उसकी डाउरी दे देंगे। कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास ऐसा करने के अलावा। जॉर्जिंग यहाँ पर चिन्मो का सपोर्ट करने के लिए आ जाता है और यहाँ पर चीज़ी कह रही थी कि जॉर्जिंग वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, वो सिर्फ हमसे पैसे ऐंठने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जॉर्जिंग उसे कहता है, हाँ तो मुझे पता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं पावरफुल हूँ तो वो मेरा इस्तेमाल करेगी ही ना। ये कह के वो चिन्मो को वहाँ से लेकर के जाता है। चिन्मो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जॉर्जिंग इस तरीके से आकर के उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो बहुत ही खुश थी और वो जॉर्जिंग के साथ यहाँ रोमांस करती है। वो जानती थी कि वो जोजिंग से शादी नहीं करने वाली है, वो बस प्रॉपर्टी के लिए ही ऐसा कर रही है। बट वो स्लोली स्लोली उससे खुद प्यार करने लगी थी। अगले दिन वो जोजिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वैसे खाना उसे आता तो था नहीं बनाने, बट बेचारी ने कोशिश ज़रूर किया था। जोजिंग यहाँ पर चेन्मो के लिए फूड बनाता है और चेन्मो को याद आता है उसकी दादी इस तरीके से उसके लिए हर रोज़
ब्रेकफास्ट बना करके दिया करती है। वो लोग शादी का ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए जाते हैं। वहाँ जीजी भी आई थी और वो चेनमो को परेशान करने का डिसाइड करती है। चेनमो जब शादी का ड्रेसेस ट्राई कर रही थी तब वो जो हेल्पर गर्ल थी वो सीक्रेटली उसकी वीडियो को बनाने का कोशिश करती है। चेनमो उसे पकड़ लेती है और उसका फ़ोन तोड़ देती है और कहती है तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम मुझे उल्लू बना पाओगी। ये सब कुछ जीजी ने किया था, चेनमो को अच्छे तरीके से पता था। उसका फ्रेंड उस लड़की को वहाँ से पुलिस स्टेशन लेकर के जाता है। चिन्मो कहती है जोजिंग से डोंट वरी मैं ठीक हूँ, मैं ये छोटी-छोटी चीज़ें तो हैंडल आउट कर ही सकती हूँ। जोजिंग को असल में उसकी काफ़ी फ़िक्र हो रही थी कि कहीं उसके साथ कोई बड़ी मुसीबत ना हो जाए। तभी वहाँ पर चिन्मो को पता चलता है ग्रैंडमदर की तबीयत ख़राब है, वो उनसे मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडमदर कहती है बेटा मैंने ही हुओ को कहा था तुम्हें जॉर्जिंग और जीजी के बारे में बताने के लिए। मैं चाहती थी कि तुम अपनी माँ का बदला लो और अब जब वो बदला पूरा होने वाला है तो तुम्हें वहाँ से उनकी दुनिया से जाना होगा। तुम उनकी घटिया दुनिया में बिलोंग नहीं करती हो। चिन्मो के लिए उन्होंने प्लेन का टिकट वगैरह सब करा करके रखा था और टिकट उसी दिन का था जिस दिन उसकी और जॉर्जिंग की शादी होने वाली थी। चिन्मय यहाँ पर कन्फ्यूजन में थी क्योंकि वो जॉजिंग से प्यार तो करने ही लगी थी। वो घर लौटती है, जॉजिंग को इस बारे में नहीं बताती है। बाकी के 3-4 दिन जो उनके उनके साथ थे, चिन्मय यहाँ पर उसके साथ आराम से बिता लेना चाहती थी एक नॉर्मल कपल की तरह। वो दोनों साथ में प्री वेडिंग शूट कराते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, डेट करते हैं। 4 दिन बाद उनकी शादी तो होने ही वाली थी। अगले दिन वो जॉजिंग के ऑफिस पहुँचती है, उस समय वो मीटिंग में थी तो वो उसी के ऑफिस में वेट कर रही थी। जहाँ गलती से जॉर्जिंग की बुक में उस लड़की की फ़ोटो चिन्मो के हाथ लग जाती है। जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि जॉर्जिंग इसी लड़की की वजह से उसकी हेल्प कर रहा था। जब जॉर्जिंग यहाँ पर आता है तो वो उससे पूछती है तुम इस लड़की के लिए मेरी मदद कर रहे थे क्योंकि मैं इसकी तरह दिखती हूँ। जॉर्जिंग उसे कहता है हाँ, बस यही कह के चुप हो जाता है। फिर मन में सोचता है लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया। चिन्मो को थोड़ा बुरा लगता है। वो जॉर्जिंग से कहती है देखो किसी को किसी की लाइफ में सब्स्टिट्यूट बनना पसंद नहीं है। अभी हमारी शादी में 3 दिन बाकी है। ये 3 दिन मैं चाहती हूँ तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग सब कुछ सिर्फ मेरा हो। तुम मुझे एज चेन्मो पसंद करो ना कि उस लड़की का सब्स्टिट्यूट। जॉर्जिंग यहाँ पर चेन्मो को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। वो दोनों यहाँ पर मस्त एक दूसरे को किस कर रहे थे तभी उसका फ्रेंड बीच में आ जाता है और कहता है जॉर्जिंग अभी तुम्हारी शादी चेन्मो से हुई नहीं है। ऐसे बिहेव करोगे तो सख्त लड़के वाला तुम्हारा इमेज तो गया पानी में। हाँ, जैसे जॉर्जिंग को अब घंटा को इन बातों से फ़र्क पड़ रहा था। उसे चेन्मो से लिटरली प्यार हो गया था, बस वो ये बात उसे कन्फेस नहीं किया था। चिन्मो फिलहाल वहाँ से चली जाती है। जॉर्जिन को उसका फ्रेंड कहता है तू सच में इससे शादी करने वाला है क्योंकि मतलब एंटरटेनिंग था, तू ठीक था। जॉर्जिन उसे कहता है हाँ तो क्या गलत है। उसका फ्रेंड कहता है वो तुम्हें यूज़ कर रही है। जॉर्जिन कहता है हाँ मुझे पता है और मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका फ्रेंड समझ जाता है जॉर्जिन का कुछ नहीं हो सकता है। उसे लिटरली जन्मों से प्यार हो गया और अब वो उसे शादी कर करके रहेगा। ये उनकी लास्ट नाइट थी शायद जहाँ दोनों साथ होने वाले थे, साथ में डिनर वगैरह करते हैं। अगली मॉर्निंग जीजी और उसकी मौत सब मिलने के लिए आती है। चिन्मो उन्हें वार्न करती है अगर मुझे कल मेरी डाउरी नहीं मिली तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। जॉर्जिन को चिन्मो की फिक्र हो रही थी कि वो अब तक आई नहीं। वो उसे मैसेज कर रहा था बट वो उसे रिप्लाई भी नहीं देती। उसे लगने लगता है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। चिन्मो को जीजी और उसकी माँ ने किडनैप करने का कोशिश कराया था लेकिन चिन्मो खुद को सेव कर लेती है। जॉर्जिंग उसे ढूंढते हुए आता है। रोड साइड उसे चिन्मो के सैंडल्स मिलते हैं। वो इन्हें देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है बट थैंकफुली चिन्मो सेफ थी। उसने खुद को सेव कर लिया था। वो जाकर के चिन्मो को गले से लगा लेता है। वो कहती है वो ठीक है, इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जॉर्जिंग उसे कहता है तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। उस लड़के को जॉर्जिंग का फ्रेंड वहाँ से लेकर के जाता है। मेन हीरो से ज़्यादा तो सेकंड कैरेक्टर ही यहाँ पर काम करते हैं। बताओ मतलब सारे मैटर जॉर्जिंग के तो उसका फ्रेंड ही यहाँ पर संभाल रहा है। ऐसे दोस्त तो हर किसी को मिलने चाहिए अपने लाइफ में जो कि इतने सपोर्टिव होते हैं। जॉर्जिंग बारिश में भीगते हुए चिन्मो को घर छोड़ने के लिए जाता है। चिन्मो उस टाइम अपनी माँ के पुराने घर में रह रही होती है। कल उनके और जॉर्जिंग का शादी था। चिन्मो अकेले बैठी थी, वो काफ़ी टेंशन में थी। तभी जॉर्जिंग वहाँ वापस आ जाता है। चिन्मो नोटिस करती है कि जॉर्जिंग को काफ़ी तेज फीवर है। वो उसे उठाते हुए कमरे में लेकर के जाती है और उसको आइस वाटर बाथ दे रही थी ताकि जॉर्जिंग का टेम्परेचर डाउन हो सके। वो उसे हक करके अपने ही पास सोने के लिए बोलता है।
अगली मॉर्निंग हो के कॉल आने पर वो उठ करके वहाँ से बाहर निकलती है। इतने दिनों में हो ने चेनमो को उसकी स्टेप मदर और जीजी के खिलाफ कुछ सबूत भी दे दिए थे, जो कि उनकी शादी वाले दिन वो उन्हें रिवील करने वाली थी और बाकी प्रॉपर्टी तो उसे मिलने ही वाला था। फिर वो घर लौटती है जहाँ पर कि जो ने कैंडल लाइट डिनर का अरेंज किया था। अब चिन्मो को कहीं न कहीं जोजिंग से और प्यार होने लगता है, क्योंकि वो देखता है कि वो उसकी मॉम से रिलेटेड चीज़ों को धीरे-धीरे खरीद रहा है चिन्मो को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन चिन्मो मजबूर थी, उसे शादी वाले दिन तो जोजिंग को छोड़ कर के जाना ही था। फाइनली वो शादी वाले दिन आती है, वापस से गेस्ट लोगों को बुलाया जाता है। इस बार जॉर्जिंग और चेनमो दोनों दूल्हा-दुल्हन थे। जीजी और उसकी माँ और उसकी फैमिली भी यहाँ पर आई हुई थी और जॉर्जिंग के डर के मारे उन लोगों ने जो है चेनमो को वो प्रॉपर्टी, उनके अकाउंट में जितने भी उसे पैसे चाहिए थे वो दे दिए थे। जॉर्जिंग मन ही मन काफ़ी खुश था कि उसकी चेनमो से शादी होने वाली है। चेनमो यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुला ली थी और वो जीजी और उसकी माँ के खिलाफ जो उसने सबूत जमा किए थे, वो यहाँ पर न्यूज़ के सामने दे देती है। किस तरीके से उन लोगों ने उसकी माँ को मार डाला था। अब जो पुलिस थी जीजी और उसकी माँ को पकड़ के लेकर के आती है। इसमें देखा जाए तो प्रैक्टिकली उसके डैड इन्वॉल्व नहीं थे, तो उसे कुछ नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ पर जब ये तमाशे के बाद जॉर्जिंग और चेनमो की शादी की बात आती है, तो चेनमो इस तरीके से शादी से मना करके वहाँ से निकल जाती है। जोजिन को लगता है कि सच में शायद वो उसका इस्तेमाल ही कर रही थी और वो उसे प्यार भी नहीं कर पाई। यहाँ पर चिन्मो वहाँ से अपनी दादी से मिलने के लिए जाती है। तो वो यहाँ पर चिन्मो को कन्फेस करता है कि वो उसे एक मौका दे करके देखे, वो सच में चिन्मो को पसंद करता है और उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता है। लेकिन चिन्मो को खुद जोजिंग से प्यार हो गया था और वो उसे डायरेक्टली मना कर देती है कि नहीं, वो उसे सिर्फ अब एक भाई और फ्रेंड की तरह देखती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी जोजिंग यहाँ पर आ जाता है। वो हुओ को कन्फेशन सुन लिया था, उसने पता कर लिया था कि चिन्मो असल में किधर है। वो यहाँ पर जाता है और चिन्मो से कहता है, लगता है कि मैं गलत समय पर आ गया क्या? चिन्मो से कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है? हमारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, हम दोनों एक-दूसरे को इस्तेमाल कर रहे थे। जॉर्जिंग उसे किस करते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था? तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद ना कर रहा होता तो एक शादी को तोड़ने के लिए, जो कि मेरी मर्ज़ी के खिलाफ हो रही थी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती? क्या मुझ में खुद में इतना पावर नहीं है कि मैं अपनी अनचाही शादी को तोड़ सकूँ और मुझे एक लड़की की ज़रूरत पड़ती? मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें क्लब में सेव किया था। दैट्स व्हाई मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने इस बात को कभी कन्फेस नहीं किया। चिन्मो के सामने जब जॉर्जिंग का ये कन्फेशन आता है, तो वो जानती थी कि वो खुद भी तो जॉर्जिंग से प्यार करने लगी है, तो फिर अलग रहने का क्या ही मतलब है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ग्रैंड मदर को जब ये बातें पता चलती है, तो वो खुशी-खुशी जॉर्जिंग और चिन्मो के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उन्हें पता था चिन्मो को जॉर्जिंग से प्यार हो गया। अभी वो लोग खाना-वाना खा ही रहे थे, तभी ग्रैंड मदर की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जल्दी-जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है, जहाँ पर कि जॉर्जिंग अच्छे डॉक्टर्स को बुलाया हुआ था और यहाँ पर ग्रैंड मदर की जान बचाई जाती है। इतना ही नहीं, जॉर्जिंग ने चेनमो के ग्रैंडमदर के लिए फेमस चाइनीज़ डॉक्टर को भी अरेंज किया था, जो कि उन्हें ट्रीट करने वाला था। फाइनली यहाँ पर जो चेनमो के डैड थे वो बैंकरप्ट हो चुके थे। उन्हें उसकी वाइफ़ का एक्स वाइफ़ की सारी प्रॉपर्टी चेनमो को देनी पड़ी थी और इसके बाद जॉर्जिंग ने उनकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया था। चेनमो और जॉर्जिंग दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही वो लोग लौट रहे थे, चेनमो जो है कैब करके कहीं और जा रही होती है, लेकिन जो कैब ड्राइवर था वो कोई और नहीं, चिन्मो का डैड था और वो उसे यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए, उसे किडनैप करने के लिए आया हुआ था। जोजिन को वो आइडिया नहीं था। चिन्मो को जब वो पता चलता है तो वो समझ जाती है कि वो मुसीबत में है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करती है। इधर जोजिन को आइडिया लगता है कि शायद चिन्मो को कुछ हो गया है। वो जल्दी-जल्दी उसे देखने के लिए जाता है। उसे पता चलता है कि नदी में कोई डूब गया है और यहाँ पर चिन्मो का जो शादी का सर्टिफ़िकेट है वो भी वहाँ पर गिरा हुआ था, जिसे देख के वो काफ़ी घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि क्या उसने चिन्मो को खो दिया। वो काफ़ी रोने लगता है, लेकिन चिन्मो सेफ थी और वो साइड से यहाँ पर बाहर आती है। वो उसे गले से लगा कर के रोने लगता है और कहने लगता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया। तब चिन्मो को एहसास होता है कि जोजिंग उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है।
वो दोनों यहाँ से सबके सामने शादी-वादी करके हैपीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। चिन्मो के डैड को भी जेल भेज दिया गया था और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये क्यूट सी लव स्टोरी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।